गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड निशांत। सो वेलकम बैक अगेन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली, एक सेकंड रुकिएगा। आज हम जो है हिंदू पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 20 जून का। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे। तो आज की जो खबरें हैं, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम अपनी खबरों का जाल जो है शुरू करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगा सर। कुछ चीज़ें समझिए कि ये जो चैनल है, इसमें सर आपको हिंदू जो पेपर है डेली एडिशन का, उसकी खबरें मिलेंगी सर। जो भी इंपॉर्टेंट आपकी खबरें हैं, इसमें से कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूटेगी नहीं। ठीक है? ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है? आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं छूटेगी सर। ठीक है? तो आपका ये फर्ज बनता है सर कि थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो छूटेगी नहीं आपकी। बाकी हर एक न्यूज़ मैं कवर करता हूँ। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं सर पहली न्यूज़ से। ठीक है? तो अभी ये जो है ये क्रिकेट की न्यूज़ है, तो ये हम तब पढ़ेंगे जब बीच में हम बोर हो जाएँगे। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ सर एक अच्छी-सी स्टोरी से आपके लिए। वो स्टोरी आपके लिए है सर, एक मिनट दीजिएगा, इससे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन कंसेशन पैक्ट विद अदानी। सर इसकी भी एक लॉन्ग ड्रॉन हिस्ट्री है। सर इसकी भी जो है एक लॉन्ग ड्रॉन हिस्ट्री है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ना, उसको पहले हम देख लेते हैं सर। देखिए शुरुआत करते हैं सर। हुआ क्या, सेंटर ने सोचा कि हम लीज में देंगे एयरपोर्ट। सेंटर ने सोचा कि हम लीज में देंगे एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फॉर 50 इयर्स। सेंटर ने सोचा कि हम एयरपोर्ट जो है लीज पे देंगे 50 साल के लिए अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किसको देंगे सर? अडानी को देंगे। अडानी एंटरप्राइज को देंगे। ठीक है? तो शुरुआत से पहला तो ये है कि मैं एक सीक्वेंस आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा सर। पिछले 1 या 1.5 साल की जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं इसमें, वो आपके लिए प्रीटी क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है सर, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, उसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट मैटर बनता है आपके लिए। ठीक है? तो देखिए, सेंटर ने सोचा कि हम लीज में देंगे अपने एयरपोर्ट को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ 50 इयर्स टू अदानी एंटरप्राइज। ठीक है? तो एक इन्होंने ये सोचा। ठीक है? उस टाइम क्या हुआ ना सर, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? केरला गवर्नमेंट। और कौन सा एयरपोर्ट था? तिरुवनंतपुरम। ठीक है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है? त्रिवेंद्रम भी कहते हैं सर इसे, लेकिन मैं इसे त्रिवेंद्रम कहूंगा। तो केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो सेंटर के इस डिसीजन से, इस जो फैसले से जो है नाराज हो गई कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को आप अदानी को दे रहे हैं 50 साल की लीज में अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है? अब सर क्या है ना, अब है क्या, ऑलरेडी जो है, जो न्यूज थी, हम 6 एयरपोर्ट लीज में दे रहे हैं सेम पर्सन, अदानी को, उसकी कंपनी को। और वो 6 एयरपोर्ट कौन से हैं सर? एक तो त्रिवेंद्रम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा है अहमदाबाद, AMD। तीसरा है सर आपका जयपुर, JAI। चौथा है आपका लखनऊ, LUCK। पांचवा है आपका बेंगलोर। ठीक है? और छठा है आपका गुवाहाटी। ठीक है? तो हम 6 एयरपोर्ट जो है लीज में दे रहे हैं 50 साल के लिए अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक है? समझिए, हम एक ऐसी संस्था को एयरपोर्ट दे रहे हैं जिसको एयरपोर्ट चलाने का अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। यही कंट्रोवर्सी उस टाइम एरप्ट हुई थी जब ये एयरपोर्ट को हम लीज में दे रहे थे 1 साल पहले। ठीक है? 1 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो इन 6 एयरपोर्ट आपके सामने नाम है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या हुआ ना, हम बात कर रहे हैं त्रिवेंद्रम की। त्रिवेंद्रम में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक लड़ाई छिड़ गई कि यार त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट आपने जो है अदानी को दे रहे हैं, और आपने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया। ठीक है? अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसका ये कहना है कि यार हमने पहले भी जो है बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो लीज किए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उससे जो रिजल्ट आया है वो अच्छा आया है। ठीक है? प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। सर समझिए,
आप भी जानते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट है तो वहाँ की फैसिलिटीज कैसी होती है। जो मेरे दोस्त एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं वो जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट है वहाँ की फैसिलिटी कैसी होती है, ठीक है। वेरी लाइक अगर कोई नया प्राइवेट एंटरप्राइजेस वहां पर आएगी या प्राइवेट कंपनी वहां आएगी, तो सर एज ए लाइक एयरपोर्ट की जो आप कह सकते हैं क्वालिटी जो है उसमें सुधार होगा। और समझिए एयरपोर्ट जो है एक तरह से हमारा फेस है कंट्री का। कोई भी बाहर से आता है वो थ्रू एयरपोर्ट ही आएगा, शिप से बहुत कम लोग आते हैं सर, ये आप भी जानते हैं। तो कोई भी टूरिस्ट अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले वो देखता है हमारा एयरपोर्ट, और वही एक तरह से हमारा फेस बनता है कि कंट्री कैसी होगी। समझ रहे हैं ना सर। तो सेंटर का यही कहना था कि हमने पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले भी की है और उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया एयरपोर्ट, ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट हो गया सर, हैदराबाद एयरपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, यहाँ पर जो है हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ये सेंटर का कहना है। अब वहां सर केरला जो गवर्नमेंट है वो उनका कहना है कि सर 2003 में आपकी हमारी एक डील हुई थी जिसमें आपने कहा था अगर हम त्रिवेंद्रम को प्राइवेट करेंगे तो आपसे कंसल्ट करेंगे, तो हम आपसे कंसल्ट करेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट है कि आपने कहा था अगर आप त्रिवेंद्रम को प्राइवेट करेंगे तो आप हमसे कंसल्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने उस टाइम कहा ठीक है आपसे कंसल्ट करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट का ये इल्जाम है सेंटर पे कि आपने जो है यूनिलेटरली जो है डिसीजन लिया है, आपने जो है यूनिलेटरली जो है डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने यूनिलेटरली जो है डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर बिडिंग नहीं हुई थी, बिडिंग तो हुई थी, बिडिंग तो हुई थी, लेकिन बिडिंग कराने का भी जो डिसीजन था ये था यूनिलेटरली, कि भाई आपने हमसे हमें कॉन्फिडेंस में ये लिया और आपने जो है डिसीजन ले लिया। ये स्टेट का कहना है, ठीक है सर। फिर अब सेंटर ने सर इसमें क्या कहा, सेंटर ने इसमें कहा कि हमने आप कंसल्ट किया था, पहले हमारी डील हुई थी आपसे और हमने कंसल्ट किया था सारे स्टेक होल्डर से इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट से कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, एसजी लिख रहा हूं सर मैं स्टेट गवर्नमेंट को, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है बताऊंगा सर। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इस पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, और अगर वो बिड को मैच करता है, बिड को मैच करता है, ठीक है, ये उस पे 2 पॉइंट दिए हैं। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, तो इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर की डील हुई थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब देखिए स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट बिडिंग में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि सीएम जो है बिडिंग में बैठ जाएगा और बिडिंग करेगा एयरपोर्ट की, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक आर्म, कह सकते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल कंपनी हो सकती है, यहाँ पर वो जो एसपीवी है वो है KSIDC, और जो उसका फुल फॉर्म है वो है केरला, जो इसका फुल फॉर्म है वो है केरला। सर ये एस से मैं भूल गया, एक मिनट दीजिएगा सर, मुझे एक मिनट दीजिएगा। हाँ, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो ये है ये एक बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल है और इस पे था राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल इस पे था, और ये अगर बिड को मैच करता तो इसको हम एयरपोर्ट दे देते। लेकिन इसकी एक शर्त है, जब पहली बार बिडिंग होगी तो इसकी जो बिडिंग का अमाउंट है वो 10% 10% ही होना चाहिए कम, किससे, हाईएस्ट बिडर से। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब बिडिंग हुई तो जो इसका अमाउंट था वो अराउंड 16%, 16 नहीं सर 19% जो था वो कम था, किससे, हाईएस्ट बिडर से। तो इससे क्या होगा, जो इनका एक क्लॉज था, कौन सा क्लॉज, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, ये आया ही नहीं सामने। आप मेरी बात समझे सर, आप मेरी बात समझे। इसमें ये कहा गया है, पहले तो देखिए मैं एक कहानी दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर से गुस्सा है कि आपने हमें बिना कॉन्फिडेंस में लेके जो है इस एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपने पूरा फैसला जो है यूनिलेटरली लिया है। ये बात हम कर रहे हैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की, और स्टेट गवर्नमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट में है सेंटर से वो कौन है, केरला गवर्नमेंट है। इतना समझ में आ गया सर। लेकिन सेंटर ने अपने आप को डिफेंड किया है। सेंटर ने कहा हमारे बीच में क्लॉज था, क्लॉज ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है
जो कंपनी है KSIDC, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एक कंपनी है, इसके पास अथॉरिटी होगी राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल, ठीक है। और इसके पास बिड को मैच करने का चांस भी होगा, जो हाईएस्ट बिड है उसे मैच करने का चांस होगा। लेकिन ये ऑप्शन उसके पास तब आएंगे जब वो कम से कम 10% जो है, सिर्फ 10% जो है वो कम बिड करेगा, किससे? हाईएस्ट बिडर से। ये ऑप्शन तब आएंगे जब वो खाली 10% बिड बिड 10% कम बिड करेगा, किससे? हाईएस्ट बिडर से। लेकिन यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ जब बिडिंग शुरू हुई ना, बिडिंग में बहुत लोग थे सर। GMK एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट बनाता है, जीवीके एयरपोर्ट, वो भी था वहां पर। तो वो लोग भी थे वहां पर बेसिकली। तो उसमें क्या हुआ, जब KSIDC ने बिडिंग की तो उनकी बिडिंग 19% कम थी, किससे? हाईएस्ट बिडर से, जो कि कौन था? अदानी था। तो लास्ट में क्या हुआ सर, जो इनका राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल था, वो ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सर, और मीन वाइल क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन मीन वाइल क्या कर रहे हैं, एयर इंडिया ने जो है कंसेशन पैक्ट साइन किया है अदानी एयरपोर्ट के साथ में। और देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाया PPP मॉडल फॉर 50 इयर्स, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ लिखा हुआ है, और वही मैंने कहानी आपको समझाई। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। हम एक बार आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, या खाली हम बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी खबर सर यहाँ पर मैं लेता हूँ। देखिए, ये व्हाट्सएप जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है, इसको लेकर बहुत ही हंगामे हुए हैं। और अब देखिए, बता बता के मैं भी थक गया हूँ, और जान जान के आप भी थक गए हैं, जो मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, कि ये जो प्राइवेट दो टाइप के व्हाट्सएप है। एक तो है नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट, जो कि मैं यूज करता हूँ या आप लोग यूज करते हैं। दूसरा होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, समझ रहे हैं? दूसरा होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अब जो मैं हूँ, हम जो यूज कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है अपने दोस्त से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से जो है बातें करते हैं, और उसको मैसेज भेजते हैं। जो मैसेज हम भेजते हैं ना सर, वो होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मतलब वो कोई नहीं देख पाएगा, ना ही व्हाट्सएप, ना ही कोई। उनके पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, मैंने क्या चैटिंग की, मैंने क्या फोटोज भेजी, मैंने क्या वीडियोस भेजी, व्हाट्सएप के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब व्हाट्सएप के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि व्हाट्सएप इसको जो है FB से शेयर कर पाएगा। पहली चीज तो ये, तो डरने की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके अलावा व्हाट्सएप के पास मेरा नंबर है, मेरा प्लेस है, मेरी लोकेशन है, ठीक है। व्हाट्सएप के पास ये तीन चीजें तो मेरी है, मेरा नंबर, मेरी प्लेस, मेरी लोकेशन, और जिसको मैं भेज रहा हूँ उसकी भी ये तीनों चीजें व्हाट्सएप के पास है, ठीक है। अब पहले क्या था, व्हाट्सएप जो है, ये मेरा नंबर, मेरी प्लेस और मेरी लोकेशन जो है, जो भी व्हाट्सएप के पास मेरा डेटा है, इसके अलावा जो मैं मैसेज कर रहा हूँ, इसके अलावा व्हाट्सएप के पास जो भी मेरा डेटा है, व्हाट्सएप हमसे पूछता था कि आपका डेटा क्या मैं फेसबुक के साथ में शेयर कर सकता हूँ, मेरी कंसेंट वो मांगता था। और जनरली हम लोग क्या करते थे, मना करते थे। हाँ किया तो डेटा चले गया आपका, मना किया तो वो नहीं लेगा, ठीक है। ये तो था व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी होगी। अब नई पॉलिसी में क्या है ना, जो ये डेटा है ना, ये डेटा, मैं बात सिर्फ इस डेटा की कर रहा हूँ सर, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बात सिर्फ इस डेटा की कर रहा हूँ। ये जो डेटा है, नई पॉलिसी के तहत जो व्हाट्सएप है, नई पॉलिसी के तहत जो व्हाट्सएप है, वो जो आपका ये डेटा है ना, याला जो ये डेटा है, ये जो है, ये दे देगा किसे? फेसबुक को, ठीक है। तो पहला तो ये हम लोगों की दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, जो इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है व्हाट्सएप अकाउंट यूज करते हैं। दूसरा है सर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। मेन चेंजेस इसमें है, इसमें यह है कि एक बिजनेस के पास जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, उसके पास एक व्हाट्सएप है, जो कि बेसिकली बिजनेस अकाउंट है। दूसरा एक कस्टमर है। अब कस्टमर जो है कि बहुत सारे कस्टमर है, ठीक है। अब बहुत सारे जो है अकाउंट है, ये जो है इससे क्या खरीदता है, मान लीजिए क्रिकेट बैट खरीदता है, ये खरीदता है सर बॉल, और मान लीजिए खरीदता है स्टंप, ठीक है। अब क्या करेगा ना व्हाट्सएप, ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा जो है, ये देगा किसे? फेसबुक को। व्हाट्सएप जो है, ये सारा डेटा जो है, ये देगा फेसबुक को, नई लॉ के हिसाब से जो ये सारा डेटा है फेसबुक को देगा। इससे पता है क्या होगा फेसबुक के पास? इससे ये हो जाएगा कि फेसबुक के पास एटलीस्ट ये हो जाएगा कि भाई ये बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बेसिकली क्या खरीद रहा है, ये क्या खरीद रहा है, और ये रेगुलर बेसिस में क्या खरीद रहा है। इससे क्या होगा ना, जब भी ये लोग जिनका फेसबुक अकाउंट है, ये लोग जो है अपना फेसबुक अकाउंट खोलेंगे,
तो इनको एक ऐड दिखेगा, जैसे इस बंदे को दिखेगा ऐड किसका, बैट का, कि आप बैट ले लीजिए। इसको दिखेगा एडवर्टीजमेंट किसका, बॉल का। इसको दिखेगा एडवर्टीजमेंट किसका, स्टम्प का। और जो एडवर्टीजमेंट है वो फेसबुक की साइट पर शो होगा जहां हम फेसबुक की ऐप यूज कर रहे होंगे। अब फेसबुक तो बैट बेचता नहीं है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब फेसबुक तो बैट बेचता नहीं है, लेकिन फेसबुक क्या करेगा, बैट का एडवर्टीजमेंट करेगा अपने वहां। समझ रहे हैं, उससे क्या होगा, फेसबुक को पैसा मिलेगा। और तभी तो फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को जो है एक्वायर किया है 19 बिलियन की डील में। छोटी मोटी डील नहीं है सर। फेसबुक का अल्टीमेटली गोल यही था, ये पूरा डेटा लेने के लिए और एक तरह से जो है अपने फेसबुक के अकाउंट में नए नए एडवर्टीजमेंट लाने के लिए, जिससे क्या होगा, उसके रेवेन्यू होगा। और इसलिए उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था कितने में, 19 बिलियन में। ये तो हुई सर बात किसकी, व्हाट्सएप अकाउंट की। अब हम बात करते हैं, बिजनेस अकाउंट की बात हो गई, बात करते हैं व्हाट्सएप की जो कंट्रोवर्सी इंडिया में है। अब सर समझिए, फेसबुक के पास मेरा जो ये डेटा है ये भी चला गया। अब समझिए, हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो हमारी जीमेल आईडी फेसबुक के पास है। अब फेसबुक के पास हमारा नंबर भी आ गया, नाम तो उसके पास हमारा है ही, हमारा प्लेस भी आ गया, हमारी लोकेशन भी आ गई। तो एक तरह से फेसबुक के पास मेरा पूरा का पूरा डेटा चले गया। फेसबुक के बाद पास मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो चला गया। अब समझिए, आज के जमाने में डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है सर, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भी जितना भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सब का सब जो है डेटा से चलने वाला है। और आज के समय में अगर मैं कहूं कि सोना क्या है, तो सोना नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है डेटा। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है डेटा। और अगर ये सारा डेटा मेरा फेसबुक पे चले गया सर, तो ये एज ए लाइक मेरी प्राइवेसी का जो है हनन। ठीक है, ये तो हो गई सर एक लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी। अब इसमें इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने व्हाट्सएप से क्या कहा है कि अपनी प्राइवेसी की जो पॉलिसी जो है उसको रिवोक कीजिए, उसको हटाइए। बहुत टाइम बाद जो है इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है। इसमें इंडिया ने यही कहा है कि जो इंडिया के लोग हैं उनको अपनी जो आइडेंटिटी है उसकी आपको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी की और उनकी प्राइवेसी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बहुत बड़ा यूजर बेस है, आपका बहुत बड़ा जो है यूजर बेस है कहाँ, इंडिया में। तो आपको जो है ये पॉलिसी जो है रिवर्स करनी चाहिए, इसके साथ में आपको आगे नहीं जाना चाहिए। तो और ये पॉलिसी जो है फेयर नहीं है। इसके अलावा जो मेन कंसर्न इसका आया है, इसने कहा है इस आर्टिकल में कहा है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसके बीच में, इंडियंस या यूरोप और किसके बीच में, एशिया के बीच में। यूरोप का क्या है ना सर, ये लाइन आप पढ़िए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के लाइन। यूरोप में क्या है, व्हाट्सएप इज लीगली बाउंड नॉट टू शेयर डेटा in the European region because it is in the contravention of the provision of the General Data Protection Regulation। वहां पर सर डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। समझिए, वहां पर डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इफ इन केस व्हाट्सएप उनका याला डेटा इफ इन केस व्हाट्सएप उनका याला डेटा उनके कंसेंट के बिना फेसबुक को शेयर करता है, तो क्या होगा सर, तो व्हाट्सएप को लीगल एक्शन जो है वो फेस करना पड़ सकता है कहाँ, यूरोप में। प्लस उस पर जुर्माना लग सकता है, प्लस उस पर सैंक्शन लग सकते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, व्हाट्सएप जो है लीगली बाउंड है वहां का डेटा सेव रखने के लिए। अब इंडियन साइड कह रही है कि हमारे साथ आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं। सर देखिए, ये न्यूज मेरे काम की नहीं है। मेरे काम का क्या है सर, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट्सएप टू रिवोक इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी भी एक प्राइवेसी जो है पॉलिसी ला सकते हैं, या हमारा भी एक डेटा प्राइवेसी को जो है सेव करने का एक बिल ला सकते हैं। ड्राफ्ट हमारे पास है और ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग राइट टू प्राइवेसी बिल। और जब तक ये नहीं आएगा सर, प्राइवेसी का हनन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग राइट टू प्राइवेसी बिल चाहिए। ड्राफ्ट हमारे पास है, उसको बिल में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो भी जब भी कोई भी हमारा जो प्राइवेसी को जो है लीगली जो उसका हनन करता है, तो उस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि यूरोप में है। तो अभी हम यूरोप को कंपेयर कर रहे हैं हमसे, तो इंडिविजुअली स्पीकिंग सर मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर डेटा प्राइवेसी का एक लॉ है। ठीक है, समझ गए आप सर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक, चलिए, तो आई गेस ये भी हमने पूरी खबर का जो है ए टू जेड पढ़ लिया है। सही है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दो खबरें हमारी हो चुकी है सर, और हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक कितनी हमारी स्पीड क्या चल रही है। हमारी स्पीड क्या चल रही है दो खबरों में,
क्या हम पूरी खबरें कर पाएंगे? एक मिनट दीजिए ना सर, ये 20 मिनट है, दो खबरें हैं, ठीक है सर, सही रेट, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है सर। चलिए सर, ये भी एक देख लेते हैं। ये क्या है ना सर, आप समझिए ये क्या है। ये बेसिकली बजट सेशन हमारा आने वाला है। बजट जो है हमारा सेशन जो है शुरुआत होने वाला है कब से? जनवरी 2029, जनवरी 29, ठीक है। जैन 29 से हमारा बजट सेशन जो है शुरू होने वाला है। एंड गाइस, बजट पे मैं पूरा एक सेशन लाऊंगा मेरा सर, जिसमें कि पूरा का पूरा बजट जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, वो तो बात की बात है। अभी जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारी न्यूज है, न्यूज हमारी ये है सर कि बजट सेशन में सर क्या होगा? क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। इससे पहले मैं हिस्ट्री में जाऊं और न्यूज में जाऊं, तो आप दो चीजें आपको पता होनी चाहिए सर क्वेश्चन आर के बारे में। देखिए, पहले होता है जब हमारी जो डिवाइसेस होती है ना, तो पहला हमारा होता है क्वेश्चन आर, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, तीन टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। कौन पूछता है बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। एक होता है स्टेट क्वेश्चंस, दूसरा होता है अनस्टेट क्वेश्चंस, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस, दूसरा होता है जीरो आर, ठीक है। समझिए क्या होता है ना, जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो जो पहला कॉइन आर जो होता है, और ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, उसको हम अलॉट करते हैं किसके लिए? क्वेश्चन आर के लिए। सर क्वेश्चन आर में क्या होता है ना, बेसिकली यही एक टाइम है जब जो हम लोग जो है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, उन पे जो है कमर कस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मिनिस्ट्री है, कुछ मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ किया जो कि सही नहीं है, तो उसको हम कहाँ घेर सकते हैं? उसे हम घेर सकते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन आर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट टू आस्क क्वेश्चन है। हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, ये मंत्री जी, ये आपने ऐसा किया है, इसका क्या मतलब, क्यों किया है, क्या है, इससे क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो वहां पर हम घेर सकते हैं। पहली बात तो ये है सर। अब सर तीन टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, तीन टाइप के सर यहाँ क्वेश्चन होते हैं। अब पहला क्वेश्चन है सर स्टेट। ये बेसिकली कुछ नहीं है सर, ये आपकी पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये बेसिकली इसमें हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर क्या होता है? ओरल होता है। अनस्टेट में क्या होता है? हम क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर क्या होता है? रिटर्न होता है, ठीक है। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम नॉट लेस देन 10 डेज, 10 डेज या 10 डेज के ऊपर का नोटिस देते हैं, तब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। सर ये तो हो गया क्वेश्चन आर। दूसरा है जीरो आर। जीरो आर जो है सर हमारा इंडियन इन्वेंशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। जीरो आर में कुछ नहीं होता है सर। इसमें क्या होता है, हम ऐसे मैटर को रेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, समझ रहे हैं? हम ऐसे क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नोटिस नहीं देना पड़ता। और समझिए ये सीधे जीरो आर के बाद शुरू होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? पहले जीरो आर होता है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आर होता है, कब तक? जब तक पूरे दिन का एजेंडा जो है हम नहीं खा लेते। तो सिंपल, अभी इतना अंदर नहीं घुसते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन आर की और हम बात कर रहे हैं जीरो आर की। शायद ये आपको ये दोनों तो आपको क्लियर है। क्वेश्चन आर क्या होता है? जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और एक तरह से हम मंत्रियों को और एग्जीक्यूटिव को जो है घेरते हैं कि भाई आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेट, अनस्टेट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। दूसरा होता है जीरो आर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो है ये मेंशन है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब आते हैं न्यूज में। सर न्यूज क्या है? बजट सेशन में जो है क्वेश्चन आर होगा। सर इसमें क्या है? ये तो होना भी चाहिए, लेकिन समझिए, जो मॉनसून सेशन था सर, जो इससे पहले सेशन हुआ था मॉनसून सेशन, उस पे जो है क्वेश्चन आर क्यू एस लिख रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आ गई थी सर, ठीक है। इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी थी, क्वेश्चन आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर हम एग्जीक्यूटिव को घेर सकते हैं। तो आई गेस न्यूज तो इजी ही है। बाकी इसमें पॉलिटी का एस्पेक्ट है। जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो प्लीज जो है पार्लियामेंट की जो है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, इसमें ध्यान ध्यान दीजिएगा। और ये आप जो है लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक ये देख लीजिए, ये क्या हुआ सर? एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए सर, मुझे एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिएगा। बार बार पीपीटी करंट हो जाती है सर, यस, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम न्यूज, हमारी तीन न्यूज कवर हो चुकी है। आई होप वीडियो सही चल रहा है, कहीं वीडियो तो करप्ट नहीं हो गया है। एक मिनट दीजिएगा सर। ठीक है सर, वीडियो इज वेरी फाइन, वेरी फाइन एंड रनिंग, ठीक है। चलिए,
तो हमारी कुछ न्यूज पूरी हो चुकी हैं और हम कहाँ थे, हम बजट सेशन वाली न्यूज हो गई थी ना इसमें। पहले देखिए ये क्या समझ में आ रहा है सर आपको इससे, ये अच्छा लग रहा है, देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये एक्चुअली है क्या, देखने में तो इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, लेकिन ये बेसिकली बहुत डेंजरस चीज है सर। ये है आपका S-400, ठीक है, मिसाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, समझ रहे हैं। S-400 है सर, ये बेसिकली आपका क्या है सर, ये आपका S-400 है, ये जो है मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है, और बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम है सर, डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल हम पे फायर होती है, ठीक है, या कोई भी एयरक्राफ्ट जो हमारी विसिटी में घूमता है, उसको जो है डिटेक्ट कर लेता है और क्या करता है, उस पर काउंटर कर सकता है, ठीक है। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब खुद से ही जाती है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, ठीक है। तो ये है S-400। अब सर ये क्यों दिखा रहे हैं हमें, इससे हमारा क्या मतलब है, इससे हमारा मतलब बेसिकली हमारी न्यूज में क्या है, तो पहले एक बार आप देख लीजिए सर कैसा लगता है ये, तो ये इंटरेस्ट तो देख के ही आता है ना। चलिए अब न्यूज में आ जाते हैं। इंडिया क्या कर रहा है, मिलिट्री स्पेशलिस्ट टू गो टू गेट S-400 ट्रेनिंग इन मॉस्को। सबसे पहले ऐसा क्या है, हमारे मिलिट्री के जो विशेषज्ञ हैं वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं मॉस्को S-400 की। तो ये क्या मतलब है, ऐसा क्यों जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये बात देख लेते हैं। सर है कुछ नहीं, इंडिया ने अक्टूबर 2018 में डील की थी, ठीक है, कि हम 5 S-400 परचेज करेंगे, किससे, रशिया से। कितने अमाउंट में, डॉलर 5.43 बिलियन, समझ रहे। हमने डील की थी अक्टूबर 2018 में, जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही वो यहाँ देख ले। हमने डील की थी अक्टूबर जो है अक्टूबर 2018 में हमने डील की थी कि हम जो है आप लोगों से 5S-400 जो है वो खरीदेंगे एट द रेट ऑफ डॉलर 5.43 बिलियन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली एक जो है वो 5 बिलियन, एक जो है S-400 वो 1 बिलियन के आसपास होगी, ठीक है। अब सर इसमें समस्याएं क्या आ रही, इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, आप जानते हैं कि रशिया और यूएसए जो है काउंट एक दूसरे के एंटी है, और यूएसए ने कहा है कि जो भी ये मिसाइल खरीदेगा उस पे हम काटसा लगा देंगे। अब सर काटसा क्या है, काटसा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। हिंदी में जो है वो लोग जो यूएस के जो क्या कह सकते हैं विपरीत है, वो लोग जो यूएस से मतलब यूएस के दुश्मन है कह सकते हैं या उसके विपरीत हैं, उनसे अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आप पे जो है सैंक्शन लगेगा। और ये अगर आपको लॉ पढ़ना है, इसकी स्पेलिंग देखनी है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, समझ रहे हैं। अगर जो यूएसए के ऐसे देश जो यूएसए इसकी नहीं बनती है और उससे आप आर्म्स ले रहे हैं तो आप पे काटसा लग जाएगा, और काटसा के थ्रू आप पे क्या होगा, सैंक्शंस लग जाएंगे, समझ रहे हैं। और अभी इस काटसा के सैंक्शन जो है यूएसए ने 2 कंट्री पे लगाए हैं, एक है टर्की, दूसरा है चाइना। इन दोनों ने जो है 2S-400 जो है वो खरीद लिए हैं, किससे, रशिया से, समझ रहे। इन्होंने 2S-400 खरीदे हैं टर्की और रशिया चाइना ने, और इन पे काटसा के अकॉर्डिंग जो है सैंक्शन लग गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि यूएस ने भी इंडिया से कहा है कि आप फॉरवर्ड तो कर रहे हैं अपनी डील, बट प्लीज सोच समझ से कीजिए, इससे हो सकता है कि हमारे जो डिफेंस, जो हम लोगों के डिफेंस जो कह सकते हैं जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कहीं उस पर असर ना आ जाए, ठीक है। सर यूएस खुल के नहीं बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये तो है, क्योंकि जब यूएसए टर्की और चाइना में सैंक्शन लगा सकता है तो यू नेवर नो कि इंडिया में भी सैंक्शन लग जाए। बट ये सबको छोड़ते हुए इंडिया जो है अभी हमारे मिलिट्री स्पेशलिस्ट को जो है S-400 की ट्रेनिंग देने मॉस्को भेजा है। तो हमें यहाँ क्या समझना है, काटसा क्या है, ठीक है। और अभी तक काटसा जो है S-400 की जो सेल जो बाय किया है टर्की चाइना ने किया है, उन पे काटसा के थ्रू सैंक्शन लगाया है किसने, यूएसए ने, और इंडिया बाय करने की सोच रहा है, और प्लस वो मिलिट्री स्पेशलिस्ट जो है ट्रेनिंग करने के लिए मॉस्को भेज रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। इंडिया यूएसए की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पार्टनरशिप में है, या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनका अच्छा पिछले 1 साल में इंडिया यूएस के बीच में बहुत अच्छा कॉपरेशन हुआ है, चाहे वो मिलिट्री कॉपरेशन कह लीजिए आप, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कह लीजिए, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट में कह लीजिए, तो अच्छा कॉपरेशन हमारा यूएस के साथ में हो रहा है। हमने बहुत सारे जो है एमओयू साइन किए हैं, बहुत सारी डील हमने
क्रैक की है मिस्टर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, जब वो पावर में थे। ठीक, अभी भी है, एक दिन बचा हुआ है, तब तक है। ठीक है, तो अच्छी डील में साइन की। लेकिन सर समझिए, इंडिया हमेशा ये कहता है कि हम जो है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सोवरेन है। ठीक है, कोई भी बाहर का देश हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है सोवरेन है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे। हमारे रिलेशन यूएस रशिया से भी अच्छे हैं। जब वो यूएसएसआर था तब से बता रहा हूं मैं आपको, हमारे रिलेशन रशिया से तब से अच्छे हैं। रशिया भी हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। रशिया भी हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। अगर आप रशिया इंडिया के रिलेशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रशिया ही वो देश है जिसने हमें सबसे ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक देश है ए, एक देश है बी। इस देश ने इसे जो है कुछ बेचा, मान लीजिए कि गन बेची। ठीक है, तो ये देश जो है इसे गन भेजेगा और ये इसे पैसे देगा, समझ रहे? लेकिन गन कैसे बनानी है ये ए बी को नहीं बताएगा, क्योंकि वरना ए का जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इनिशियली शुरू शुरू में रशिया ने जो भी आर्म्स या जो भी कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स बेचे हमें, उसमें क्या है, उसने हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है, समझ रहे? तो हम जो है उससे खरीदते भी हैं एंड देन हम अपनी इंडिया में भी उसको इंडिजिनियसली डेवलप कर सकते हैं, समझ रहे? तो रशिया भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वेरएस पिछले एक साल में यूएस भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। तो लेट्स सी कि जब डील होती है तो इसमें मिस्टर जो बाइडेन क्या है जो है, अगर उनके कार्यकाल में डील होती है तो उसमें वो कैसा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कभी एक आर्टिकल आता है रशिया और इंडिया के डिफेंस को लेके, तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री पूरी आपके सामने खोल दूंगा। ठीक है, एंड द सेम गोज विद यूएस। ये पिछले एक साल में इंडिया यूएस के बीच में जितना डेवलपमेंट हुआ है, इसके ऊपर ही मैं एक क्लास लेके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया यूएस की जो नई जनरेशन पार्टनरशिप है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस अभी यूएस और चाइना एक कोल्ड वॉर में है, और प्लस इंडिया चाइना का क्या हो रहा है, नॉर्थ बॉर्डर में जो हमारी डिस्प्यूट चल रही है, तो उसको लेके भी इंडिया यूएस की पार्टनरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मीनवाइल ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी एस फोर को लेकर, इसमें क्या कंट्रोवर्सीज है, इंडिया ने डील कब साइन की थी, कितने डॉलर में की थी। ठीक है, और अगर हम डील साइन करते हैं या खरीदते हैं तो हम पे किस चीज का खतरा मंडरा सकता है। चलिए, ये न्यूज तो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, ऊपर आते हैं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज है, ये हमने क्वेश्चन आर पढ़ लिया सर। ये भी देख लेते हैं सर। क्या है ना, आप समझिए सर, अब जो न्यूज बची है वो सारी छोटी छोटी सी न्यूज है। ठीक है, अब देखिए बिडेन ने क्या कहा है, जो बाइडेन ने यहाँ पर कहा है, बाइडेन टू इंट्रोड्यूस बिल फॉर 8 ईयर सिटीजनशिप पाथ। समझिए, सबसे पहले सर क्या है, जो मिस्टर ट्रम्प है, ठीक है, जो ट्रम्प साहब थे हमारे, ट्रम्प साहब हमेशा जो है इमिग्रेशन जो है, सॉरी, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करते रहते थे, या कह सकते हैं उनकी पॉलिसी जो थी उनके खिलाफ थी हमेशा से। मैक्सिको से बोलते थे कि वो मैक्सिको से यूएस में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जो कि यूएस में आके क्या करते हैं, मैक्सिको से आते हैं और जो यूएस में आके क्या करते हैं, क्राइम करते हैं। उनका ये कहना था। तो हमेशा ना जो उनकी पॉलिसीज रही है ना, वो क्या रही है, एंटी माइग्रेंट कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, सत्ता बदल चुकी है। अब आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि मैं आपको 8 ईयर दूंगा सिटीजनशिप पाने की, मतलब लेने के लिए। कैसे? पहले 5 ईयर जो है, अगर आप रहते हैं यूएस में, तो आपको क्या होगा, एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा। वो भी तब जब आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेक आपका हो जाएगा, आप टैक्सेस पे करेंगे, प्लस जो है आपका सारे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाएगी। मैं सही से, अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। एक मिनट लीजिएगा सर, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है कभी कभी। ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ईयर पाथ टू टेम्पररी लीगल स्टेटस और ग्रीन कार्ड इफ दे पास बैकग्राउंड चेक एंड पे टैक्सेस एंड फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट। इसका मतलब सर ये है कि अगर शुरू के 5 साल आप रहते हैं तो आपको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, आप टैक्सेस पे करने चाहिए और जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। इसके अपार्ट जो नेक्स्ट 3 ईयर है ना, वो जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका, अगर आप 5 साल के बाद 3 साल और यूएस में रहते हैं तो नेचुरली जो है नेचुरलाइजेशन के तौर पे जो आपको जो है
सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ में आया सर? और इससे क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट नियरली 11 मिलियन पीपल। समझ रहे हैं आप बात? बेसिकली क्या किया है बिडेन ने, 8 साल का पाथ तैयार किया है। पहले 5 साल रहिए तो आपको लीगली माना जाएगा कि आप लीगल हैं, आप मतलब आप लीगल स्टेटस है आपका। कंडीशन क्या है कि आप टैक्स पे कीजिए, बैकग्राउंड चेक आपका होना चाहिए, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो भी होनी चाहिए। प्लस 3 साल और रहेंगे आप, तो नेचुरल जो है आपका सिटीजनशिप हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 साल। तो इससे बहुत राहत मिली है उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये सर देखिए कुछ नहीं है। अब देखिए मैं ये न्यूज इसलिए लाया हूँ आपके लिए, तो बेसिकली देखिए होता क्या है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं किसी से पूछूं कि इससे पहले यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो वो थे माइक पॉम्पियो। समझ रहे हैं? ये नाम सर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नाम ये ऐसी मतलब बेसिकली अगर हम देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि यूएस जो है इस समय वर्ल्ड पावर है। हाँ, चाइना जो है इसको ओवरटेक करने की सोच रहा है, बट इट विल टेक चाइना सम टाइम टू ओवरटेक यूएस, अनलेस एंड अनटिल यूएस अपने जो पाथ है उससे हटकेगा। ठीक है, तो अभी भी चाइना जो है वो यूएस से पीछे ही है, और यूएस जो है वर्ल्ड पावर है, मिलिट्री पावर है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सर यूएस का जो हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो जहां भी जाएगा आप इनका जो है न्यूज रेगुलरली सुनते रहेंगे। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब एक नया नाम आप देखने की आदत डाल लीजिए, वो नाम है एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, जो कि है बाइडन साहब की चॉइस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं कहा है सर, अमेरिका विल सीक टू रिमेन अ ग्लोबल पावर बट रिन्यू कॉपरेशन। ये बेसिकली ऐसा कह रहे हैं कि ट्रम्प की सर पॉलिसी है, वो सब भी आप सब जानते हैं, ट्रम्प गो इट अलोन, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। ट्रम्प ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट अप्रोच रखी है, चाहे वो किसी एक कंधे पे चढ़ के हो, चाहे किसी के पीछे वार करके हो। ये आप भी जानते हैं। ठीक है, ये आप खुद देखिए, जितनी भी मल्टीलेटरल संस्थाएं हैं ट्रंप ने उसको छोड़ा है। चाहे आप पेरिस अकॉर्ड ले लीजिए, ठीक है, या आप न्यूक्लियर डील ले लीजिए ईरान से, ठीक है, और डब्ल्यूएचओ ले लीजिए आप। ट्रंप ने सारी मल्टीलेटरल संस्थाओं से जो है पीछे आ गए हैं। ठीक है, क्लाइमेट के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, उनकी जो है कुछ अड़ियल जो फैसले हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लीज पार्डन मी स्पीकिंग, प्लीज पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स। तो जो हमारे बेसिकली जो ये उनकी जो पॉलिसीज है, साउथ कोरिया जो एक तरह से बहुत ही अच्छा अलाय था किसका, आपका यूएस का। तो यूएस साउथ कोरिया को जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहा था। तो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने यूएस से कहा, यूएस ने साउथ कोरिया से कहा कि अगर आपको हमारी आर्मी जो है वहां स्टेशन करनी है तो आपको हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर ट्रम्प गो अलोन जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हार्म कर रही थी यूएस को या यूएस के फॉरेन पॉलिसी को। तो देखते हैं सर नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। फिलहाल ऐसा इसमें कोई न्यूज है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अभी ऑफिस लिया नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन नामों से जो है अवगत करा रहा हूँ कि अगर भविष्य में की न्यूज आएगी तो मेरे से पहले आप बोलेंगे सर ये एंटनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर जो बाइडन रूल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये यही कह रहे हैं कि हम यूएस को दोबारा से एक वर्ल्ड पावर बनाएंगे और एक मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करते हैं सर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं ही आगे बढ़ूं, हम सबको मिलकर आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि उनके हम लीडर बन जाए, लेकिन सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी कहते हैं वही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इससे ये हमने पढ़ लिया, इसको पूरा हमने वो किया हुआ है। एक ये वन लाइन न्यूज आप देख लीजिए सर। नेताजी, आप जानते हैं नेताजी कौन है सर? सुभाष चंद्र बोस, बोस जो है जिन्होंने आईएनए की जो है स्थापना की थी। ठीक है, जो उनका बर्थडे होता है दैट इज 23 जनवरी, जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसे हम मनाएंगे सर पराक्रम दिवस, जिसे हम कहते हैं डे ऑफ करेज और एवरी ईयर। ठीक है, तो ये एक पीटी के लिए वन वन क्वेश्चन हो सकता है कि बोस साहब की बर्थ एनिवर्सरी पहले कब होती है? वो होती है 23 जैन, और इसको हम बनाएंगे क्या? पराक्रम, मतलब डे ऑफ करेज। समझ रहे? और हर साल ये मनाएं। अब अगर राइटिंग आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सर। बाकी ना आप इस पेपर की पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए। जब भी मैं न्यूज पढ़ाता हूँ ना आपको, और जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं चाहे कितने भी हो सके, रिस्पेक्टिव मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे जो है अच्छा कंटेंट आपको देना है। तो जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग जो यूपीएससी के सीरियस एक्सपेरेंट्स हैं, देखिए
व्यूज आना, लाइक आना अलग बात है, लेकिन जो लोग यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो समझ पाएंगे कि इस लेक्चर का महत्व क्या है। तो आप समझिए कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप डेली एडिशन का हिंदू पेपर जो है या तो अपने मोबाइल में पीडीएफ में खोल लीजिए, या फिर अगर आपके पास है, आप डेली से है तो उसे अपने सामने खोल लीजिए, क्योंकि मेरी हर एक न्यूज डेली हिंदू एडिशन से ही होती है। और जो लोग सीरियस है सर, वो जो लेक्चर है इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। ये हमने पढ़ लिया पूरा सर। ठीक है, एक ये भी देख लीजिए सर। अगर मैं किसी आदमी से कहता हूँ, चलिए सर मैं आपसे ही कहता हूँ, मैं आपसे ही कहता हूँ सर, आत्मनिर्भर भारत क्या है? जो मोदी साहब बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो क्या है? अगर मैं आपसे ही पूछूंगा तो सब बोलेंगे सर, सर सेल्फ रिलायंस। हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट, यही तो आप बोलेंगे, हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें। यही तो है, एक तरह से यही तो है सेल्फ रिलायंस, हम खुद बनाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, या संरक्षणवाद, हिंदी में कहें संरक्षणवाद, इंग्लिश में कहें प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चले जाएं। तो यही जो है सीईओ है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के हैं, इन्होंने यही कहा है कि अगर इंडिया को 9 या 10% ग्रोथ चाहिए 3 डिकेड में लगातार, तो इंडिया को जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना पड़ेगा। इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना पड़ेगा। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होती है सर, समझिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन हम लेते हैं ताइवान से, मान लेते हैं, ठीक है, बैटरी हम लेते हैं लिथियम आयन चाइना से, ठीक है, और कुछ भी मान लीजिए, इसके हार्डवेयर हम कहीं और से लेते हैं, ये कहीं और से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग कंट्री से बन के आई, समझ रहे? तो ये सारी कंट्री जो है इसका एक पार्ट है। तो सारी कंट्री जो है इस प्रोडक्ट का क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, समझ रहे? एक कंट्री जो है वो हर चीज नहीं बना सकती, कहीं ना कहीं जो है वहां पर किसी चीज की कमी हो सकती है, या तो वो असेंबल करेगी, लेकिन हर एक कंट्री जो है पार्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन का। इसमें से अगर एक चीज भी कट गई ना सर, अगर इसमें से एक चीज भी कट गई तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, बन भी जाएगा थोड़ा महंगा बनेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए मैं बस समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। समझिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए सर कुर्सी, हम एग्जाम्पल लेते हैं कुर्सी का। एक कुर्सी है जिसके 4 पाँव, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक पाँव निकाल दूंगा तो एक कुर्सी गिर जाएगी, ये कुर्सी गिर जाएगी। लेकिन हो सकता है इसकी जगह मैं कुछ लगा दूं टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे है, और हो सकता है वो महंगा भी आ जाए, क्योंकि असली जो कुर्सी का जो पाँव था, वो इसकी कॉस्ट जो है इस पूरे में इंक्लूड थी। आप समझ पा रहे हैं ना? या सिंपल ही है, अगर इसका एक पाँव टूट गया तो कुर्सी गिर जाएगी, आप ये समझ लीजिए। वैसे ही क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल की जो बैटरी है, एक मिनट दीजिएगा सर, ये इशू बार बार क्यों आ रहा है मैं यही समझ रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। जो मोबाइल की बैटरी है वो चाइना से आ रही है, स्क्रीन जो है वो ताइवान से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कवर जो है वो थाईलैंड से आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए कुछ इंडिया से आ रहा है, ठीक है, कुछ कहीं से आ रहा है, ठीक है, कुछ श्रीलंका से मान लीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो क्या है ना, इन सब की जगह से चीजें आ रही है, और बाद में ना ये इंडिया हटा दीजिए, बाद में मोबाइल खास असेंबल हो रहा है, ये मोबाइल हो रहा है असेंबल इंडिया। अब इंडिया में ये मोबाइल असेंबल नहीं हो पाएगा अगर इसमें से कोई एक सप्लाई जो है टूट जाए। अगर ये सप्लाई टूट गई तो फिर इनको इसका अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं लिथियम आयन बैटरी अगर चाइना से हम नहीं लेंगे तो कहीं और से लेंगे तो वहां वो महंगी होगी, क्योंकि चाइना में क्या है, लेबर सस्ता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट्स को वो इम्पैक्ट करेगा, समझ रहे हैं? तो वही यहाँ अमिताभ कांत साहब कहना चाह रहे हैं कि हर एक कंट्री जो है उसको ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब सर ये नहीं है हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? आप एक बार ये आर्टिकल पढ़िए सर, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, और हमें पढ़ना भी चाहिए सर, इसकी उनका कह सकते हैं कि थिंक टैंक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इफ इट हैज टू ग्रो एट 9 to 10% ओवर द नेक्स्ट 3 decades, ठीक है। स्पीकिंग टू दी at the 15th digital summit, he said India needs to become a major global exporting nation. Without it, हम जो है अमीर नहीं बन पाएंगे और ना ही प्रॉस्पर हो जाएंगे। और अगर इंडिया को 9 to 10% की ग्रोथ करनी है अगले 3 डिकेड में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को जो है ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है।
और मिस्टर कांत ने फर्दर पॉइंट किया है कि गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है इज नॉट अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, जो हम सोचते हैं कि बाहर से नहीं मंगाएंगे, ये ऐसा नहीं है सर। हम कह रहे हैं हमें सेल्फ बनना पड़ेगा, हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। बाहर से तो सामान आएगा सर, समझिए, ग्लोबल मार्केट को आप रोक नहीं सकते। आप अगर कोई बाहर से इंडिया में सामान आ रहा है, आप उसको ज्यादा टाइम रोक नहीं सकते। अगर आप उसको रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि आपकी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी है, आप बाहर से सामान नहीं आने दे रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो भी बनाए, वो इस वो सामान तो आए आए, लेकिन हमारे लोग जो है, समझिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे बताने में मजे भी आएगा इसको। हम क्या करते हैं ना, क्या हो रहा है सर, एक मिनट दीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है सर मुझे इसमें, एक मिनट दीजिएगा सर, मुझे एक मिनट दीजिए सर, थोड़ी सी न्यूज बची हुई है, आप मुझे एक मिनट दीजिए, माफ कीजिएगा सर, टाइम तो मेरा इसमें ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए जल्दी रैप अप करते हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास भी लेनी है मैंने सर ज्योग्राफी की, तो अभी तो रैप अप करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, हम कहाँ थे सर, एक मिनट दीजिएगा, हाँ हाँ, किताब कान जी के उसमें थे। तो हम वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना यहाँ पर, हम देखिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब हम बाहर से कुछ यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी आ रही है, ठीक है, और हमारे पास भी मानिए डिपॉजिट मिला है अभी हाल ही में, कहाँ मिला है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, लिथियम आयन का डिपॉजिट यहाँ मिल गया है। ठीक है, अब लिथियम आयन की इंपॉर्टेंस क्या है सर, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का काम लिथियम आयन से है, और चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। अब समझिए, अगर हम चाइना से लिथियम आयन इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा बंदा भी उगा रहा है, तो हम मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे सर, थोड़ा टैक्स लगा देंगे इसमें, थोड़ा टैक्स लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा कहीं ना कहीं इनके कंपटीट में आ जाएगा, मतलब इसके साथ में कंपटीट कर पाएगा। लेकिन ये टैक्स जो है, ये हम ज्यादा देर लगा नहीं पाएंगे, या इसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस जो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे ओनस है कि ये जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाए और उसको जो है कह सकते हैं कंपटीट करवाए बाहर के प्रोडक्ट के साथ में। समझ गए, प्रोडक्ट तो बाहर से आते रहेगा, हो सकता है कि छोटे मोटे टैक्स उसको लगा दें हम, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है, वो जो हमारा व्यापारी है वो बन रहा है या वो उग रहा है, उसको उग रहा है तो थोड़ा उसको गवर्नमेंट जो है हेल्पिंग हैंड देती है, और थोड़ा बाहर से जो प्रोडक्ट जो बाहर से बनेगी चीज जो इंडिया में आ रही है, थोड़ा उसमें टैक्स लगा देगी। इससे क्या होगा, जो हमारा व्यापारी है जो महंगा बना रहा है, उस क्योंकि वो नया नया बना रहा है, वो महंगा बना रहा है, और अगर चाइना से माल आ रहा है तो सस्ता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में व्यापारी अपना सामान बेचेगा और चाइना से माल आके वो चाइना अपना माल बेचेगा, तो इससे क्या होगा, चाइना का सस्ता है तो व्यापारी का माल कोई नहीं खरीदेगा और उसकी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है थोड़े टाइम के लिए चाइना के माल में टैक्स लगा सकती है, जिससे क्या होगा, व्यापारी का सामान भी उसके साथ में जो है कम्पीट कर पाए। लेकिन समझिए, ये एक अनड्यू एडवांटेज हम दे रहे हैं अपने व्यापारी को, इसलिए जिससे कि उसकी दुकान बंद ना हो और वो प्रोडक्शन में आगे बढ़ पाए। समझ रहे हैं, तो यही इमरान खान जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत से इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ये है कि हमें जो है सेल्फ रिलायंस बनना है। ठीक है, इन शॉर्ट, हमें इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कम करना है और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अगर ऐसा होता है तो हम अगले 3 डिकेड्स में 9 to 10% की ग्रोथ कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये बात है अमिताभ कांत जी की। और एक स्कीम है, इसके बारे में आई गेस आप लोग जानते होंगे, एक स्कीम है, ये न्यूज छोड़ दिया मेरा भाई, एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। इसमें क्या है, सरकार ने कहा है आप प्रोडक्शन कीजिए ज्यादा, हम आपको इंसेंटिव देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये न्यूज शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि सरकार ने कहा है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसे, सरकार ने कहा है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा जो इससे हुआ है वो हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। ठीक है, उन्होंने कमिटमेंट दिया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने कमिटमेंट दिया है कि जो है हम जो है मोबाइल फोन बनाएंगे, अगले 5 साल में हम बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली ₹10 लाख करोड़ के मोबाइल फोन्स। समझ रहे हैं, 10 लाख करोड़ के मोबाइल फोन्स और इक्विपमेंट बनाएंगे हम अगले 5 साल में, जिसमें कि ₹7 लाख करोड़ का क्या होगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हैं, तो ये बात यहाँ से उनसे मैच होती है, सीईओ साहब से क्या मैच होती है, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या कर रहे हैं, हमने स्कीम निकाल दी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा तो आपको हम इंसेंटिव देंगे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है, हमारे जो है मोबाइल फोन वालों को हुआ है। उन्होंने कहा है अगले 5 साल में हम ₹10 लाख करोड़ का जो है
प्रोडक्शन करेंगे या इतने लोग मोबाइल बनाएंगे और 7 लाख करोड़ का जो है बाहर बेचेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जो है वो ऑब्वियसली बात है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? और अभी जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जो है मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है और उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही न्यूज थी सर। आई गेस आप समझ पाए हैं न्यूज। एक अच्छी न्यूज और है सर, ये कह सकते हैं स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, लेकिन जो मेरे दोस्त ये मैंने आपको आगे न्यूज बताई नहीं अभी तक। ये मैंने आपको शायद बताई है, नहीं बताई मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, अगर बताइए तो वेरी गुड, नहीं बताइए तो दोबारा बता देते हैं सर। ठीक है, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है, न्यूज सर क्या है? न्यूज ये है कि सेंसर इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एट आईजीआईई। ये क्या है सर? कुछ नहीं है, पेंडेमिक आया सर, सोशल डिस्टेंसिंग, एयरपोर्ट सर इतना बड़ा होता है। देखिए, मैं आई एम बीइंग फ्रॉम द सेम सेक्टर, मैं बता सकता हूँ आपको कि एयरपोर्ट जो है सर इतना बड़ा होता है और वहां इतने ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कराना बड़ा ही मुश्किल है सर। तो क्या होगा, सरकार ने ये सेंसर लगा दी है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है XOVIS PTS, पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम। XOVIS PTS, पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या करेगा सर? जहां पर भी पैसेंजर की भीड़ होगी ना, ये अलार्म देगा। जहां पर भी अलार्म देगा, जहां पर भी क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, वहां पर ये अलार्म देगा। ठीक है, जहां पर ओवर क्राउडिंग होगी वहां पर ये अलार्म देगा। उससे क्या होगा कि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो वहां पर आके काम कर सके। इसका सेकंड फायदा सर क्या हो सकता है? ये जो है वेटिंग टाइम भी चेक करेगा। मानिए ये यहाँ चेक कर रहा है कि यहाँ इतने सारे पैसेंजर है, इनका डेटा मतलब जो इनकी लोकेशन है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, पैसेंजर यहाँ पर सही है, इनकी लोकेशन को जो है रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर ज्यादा भीड़ है तो सीधे जो है कंसर्न अथॉरिटी को जो है बता देगा। लेकिन ये इनका जो वेटिंग टाइम है उसको जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। ये हमारे वीक फॉल, जो हमारे वेटिंग टाइम है, पैसेंजर को कहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है क्यू में, सिक्योरिटी में, ये जो है कंसर्न अथॉरिटी को पता लगेगा और वो अकॉर्डिंगली उसमें काम करेगा। समझ गए? तो न्यूज कुछ नहीं है सर कि दिल्ली एयरपोर्ट में आईजीआई में सेंसर इंश्योर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इंश्योर हो जाए। इसका मेन काम तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही है, अलार्म देता है। लेकिन सेकेंडली क्या है, इसका दूसरा काम जो है ये भी है, जो है वेटिंग टाइम। ये आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सर, कितनी न्यूज पड़ी हमारे पास? न्यूज तो बहुत सारी है सर। ठीक है, क्या है सर, आप खुद सोचिए, इंडिया की 2 वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। ये आपको पता है, कोविशील्ड। न्यूज कुछ भी नहीं है सर, न्यूज अच्छी है। इंडिया टू फ्लाई आउट वैक्सीन टू नेबर्स। ठीक है, इंडिया अपने नेबर्स को वैक्सीन दे रहा है। और अब कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मेरे दोस्त चाहे वो लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, या आपके आंसर में आप कुछ छाप सकते हैं। आई गेस अच्छा भी लगेगा, प्राउड भी फील होगा सर। पहली चीज क्या है सर, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। पहला चीज क्या है सर, 1 मिनट दीजिएगा। पहली चीज ये है, इंडिया का जो एक वो है स्कीम है, नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, ये फर्स्ट कंट्री है जो साउथ एशिया में वैक्सीन दे रही है। ठीक है, चाइना ने भी कहा था लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिया है, WHO भी नहीं कर पाया है, प्लस गावी भी नहीं कर पाया है। पहली कंट्री कौन सी बन गई सर? इंडिया बन गई। अब किन किन देशों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी देख लीजिए सर, मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। अफगानिस्तान हो गया सर, पाकिस्तान को हम नहीं कर रहे हैं, मालदीव को कर रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, समझ रहे हैं आप सर? और कहीं कहीं पे हमने क्या है, ग्रांट भी कर दिया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है, एज अ फ्रेंडशिप, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। और कहीं कहीं पे मतलब अगर हम देखें ओवर एंड ऑल, मैंने न्यूज पढ़ी है, इसमें ऐसा कहीं पर ही मेंशन, मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया है किस कंट्री को उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि ग्रांट में दिया है, किसी ने दिया है। अगर मैं यहाँ पढ़ूं तो मालदीव के नीचे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट ग्रांट ऑफ 1 लाख डोजेस टू अराइव ऑन वेडनेसडे। तो बेसिकली ग्रांट भी है, एक अच्छा इंडिया का इनिशिएटिव है अपने जो कह सकते हैं साउथ एशिया में जो है रीच करने का। एज अ कह सकते हैं कि इंडिया इंडिया को हम कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया उसमें ही काम कर रहा है। ठीक है,
तो क्या है, श्रीलंका हो गया हमारा नेबर, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गई, ठीक है, इन सबको हम दे रहे हैं वैक्सीन। कुछ जो है हम ग्रांट के तौर पे दे रहे हैं, बाकी जो है कॉमर्शियल वे में हम देंगे, मतलब सप्लाई करेंगे और बेचेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। प्लस कुछ वैक्सीन जो है हम ग्रांट के तौर पर भी दे रहे हैं, जिससे कि हमारे रिलेशन भी जो है वो अच्छे होंगे। और समझिए सर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, इंडिया जो है साउथ एशिया में, इंडिया अपने आप को एक लीडर की भूमिका में देखता है और इंडिया उसकी तरफ काम कर रहा है। और इंडिया बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने नाम पे खड़ा उतर रहा है। और एक और चीज जो हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, जब बाहर की कंट्रियां हमारे कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे भरोसा कर सकती है, तो वाई डोंट वी, बाहर के देश हमारे कोवैक्सीन पे भरोसा भरोसा करके उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं, अपने वहां इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं सर? हमें करना चाहिए, सरकार अगर कह रही है हमें करना चाहिए। और अभी तक जो हमारे पास जो कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट के जो केसेस जो परसेंटेज है वो अराउंड 0.4 है। ये एक रफ फिगर है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये इतना जो है परसेंटेज जो है एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो आई गेस नेग्लिजिबल ही है सर, ठीक है। चलिए, और पाकिस्तान जो है उन्होंने जो है कोविशील्ड को, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, उसे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है, बट अभी तक जो है कोई भी वहां से रिक्वेस्ट नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक ये भी सुन लीजिए, छुट्टी नहीं हुई सर, लेकिन होना चाहिए। अभी तक का जो है लक्षद्वीप में कोई भी केस नहीं था कोविड का, लेकिन अभी क्या हुआ, लक्षद्वीप में जो है कोविड का एक केस आ गया है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एकदम जो है वहां भाग रहे हैं, टीम भाग रही है और उस बंदे को जो है एकदम ट्रीट करना चाहेगी, जिससे लक्षद्वीप में जो है ये कोविड ना फैल जाए। और ये अच्छा इनिशिएटिव भी है सर, ठीक है। ये ऑनलाइन गेमिंग का सर मैं कभी और आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अगली बार जब भी इसके पे कोई आता है आर्टिकल या कुछ, तो ये मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। बाकी न्यूज क्या कहती है सर, कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको आप, इसके लिए एक रेगुलेटर आप तैयार कीजिए, न्यूज से भी नहीं है सर, ठीक है। चलिए, ये तो रोज ही पढ़ रहे हैं, बाकी ये तीन राज्य याद कर लीजिए। याद तो करना नहीं है सर, ऐसे लिखने के लिए सही है, या कहीं पर डिस्कशन हो रहा है तो आप भी कुछ बोल सकते हैं कि तमिलनाडु और पंजाब में जो है बहुत ही लो जो है लोगों ने कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन कवरेज बहुत लो हुआ है। बाकी हर स्टेट में ठीक ठीक हुआ है। पंजाब, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, पंजाब, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, इन तीन स्टेट में जो है बहुत ही कम जो है वैक्सीन कवरेज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये एक अच्छी, मतलब अच्छी न्यूज तो नहीं है सर, इट्स इट्स अ वेरी सैड डिमाइस, ठीक है। जिन्हें हम कहते थे पायनर ऑफ कैंसर केयर, डॉक्टर वी शांता, इनका जो है निधन हो गया है 93 साल में। इनको जो है एम्स में, अपोलो में एडमिट किया गया था, जब इन्होंने चेस्ट पेन की जो है बताया था, चेस्ट पेन हो रहा है इनको मंडे नाइट को, और ये 93 साल की थी, ठीक है। अब ये इतनी महान हस्ती थी सर कि इनको मगसई अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, सारे अवार्ड देखिए जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, वो सब इन्हें मिले हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी सर, ये जो है एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी, मतलब कैंसर में इन्होंने काम, कैंसर के फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनके बारे में एक अच्छी न्यूज, एक न्यूज तो नहीं कहूंगा सर, बेसिकली एक अच्छा मैंने यहाँ पर पढ़ा, आप भी पढ़िएगा सर, आपको सुन के अच्छा लगेगा। डॉक्टर शांता एंड हर मेंटर एस कृष्णमूर्ति बिल्ड द कैंसर इंस्टीट्यूट फ्रॉम अ कॉटेज हॉस्पिटल। इन पे कॉटेज छोटा सा हॉस्पिटल था, उससे इन्होंने एक कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें 500 से ऊपर बेड थे, जो कि क्या करते थे, ओनली 40% जो बेड थे उसमें से, वो जो थे, वो उसमें अगर आप जाओगे तो आप पे करोगे, बाकी जो बेड थे देवर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो समझ रहे हैं सर, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो इतना इनिशिएटिव देते हैं, तो रियली ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, खासकर वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। समझिए सर, एक कॉटेज हॉस्पिटल से इन्होंने इतना बड़ा एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोल दिया, और वहां पर इन्होंने 500 से ऊपर बेड की जो सुविधा थी, और सिर्फ 40% बेड जो है पेइंग बेड थे, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रियली सर, हमें इनके लॉस को जो है मौन करना चाहिए। शी वॉज अ ग्रेट। चलिए, एक आखिरी न्यूज हम पे पड़ी हुई है, इसको भी देख लेते हैं सर। अभी हमने बात की कि चाइना जो है अपने कमिटमेंट जो है पूरा नहीं कर पाया है, कहां पर, साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इंडिया ने चाइना से लीड ले ली है, कहा, साउथ एशिया में, वैक्सीन से, वैक्सीन को, वैक्सीन के एक्सपोर्ट में। ये तो अभी हमें पढ़ के आए हैं, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखिए चाइना में कितनी वैक्सीन चल रही है, ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इंडिया का पता है, लेकिन फिर भी जो लोग, जिन लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी है, चाइना में 5 वैक्सीन जो है वो रोल आउट हो चुकी है। और कुछ कंट्रीज जो है आपकी साउथ एशियन कंट्रीज, उन्होंने चाइना से जो है ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। उन कंट्रीज के नाम
ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यूएई है, टर्की है, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, ब्राजील, यूक्रेन, सर्बिया। ठीक है, अभी तक कुछ ट्रांसपोर्ट या कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ऑर्डर जो है फाइनलाइज हो रहे हैं, जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं और न्यूज आती है हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो जो बड़ी न्यूज ये है कि इंडिया ने चाइना से पहले साउथ एशिया में अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट जो है शुरू कर दिया है, और हमारे जो नेबर फर्स्ट जो इनिशिएटिव था उस पहल में हमने खड़े उतरे हैं। एंड प्लस हमें लोग कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दवाई का जो देश है वो इंडिया है, और इंडिया ने इस बात को भी सही साबित किया है। प्लस जो दवाई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से आधा जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, प्लस जो बची हुई दवाइयां हैं वो हम कॉमर्शियल, एक तरह से कॉमर्शियल बिजनेस के तौर पर उन्हें देते हैं। ठीक है, तो आई गेस खबरों का जाल यहाँ पर खत्म होता है। कुछ हल्की फुल्की खबरें हैं, नहीं अभी खबरें तो हमने सारी ही कर ली है सर। कुछ एक लाइन खबर थी, कुछ दो लाइन खबर थी, भाई खबरें हमने सारी कर ली है सर। तो चलिए सर, दिस इज द एंड फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो सर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सर, ये क्लास प्योर यूपीएससी क्लास है, तो जो यूपीएससी एस्पिरेशन, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो अगर ये क्लास देखेगा तो उसे इस क्लास की इंपॉर्टेंट पता लग जाएगी। ठीक है, आज नहीं तो कल सर इस क्लास की इंपॉर्टेंट एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता लग जाएगी अगर वो इस क्लास को देख रहा है। आई होप अभी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इस क्लास को देखने नहीं आया है, जल्दी ही आएगा सर। यानी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंटिल देन गुड बाय, गुड नाइट।